नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं कोमल महेंद्रू जी के साथ। कोमल जी मेकअप और नेल आर्टिस्ट हैं। इनका अपना एक यहाँ स्टूडियो है और कोमल जी सामाजिक रूप से भी बहुत जागरूक हैं। ख़ासतौर पर रंग भेद को लेकर जो अमेरिका में रहा है उसको लेके उन्होंने एक अभियान शुरू किया कि काले लोग भी कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं। इसके लिए उन्होंने अपना काले लोगों के ऊपर एक मेकअप करके देखा और दुनिया को दिखाया कि देखो ये लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। तो इस पूरे मसले को लेके क्या कोमल जी की बातें हैं और हम आज उनसे चर्चा कर रहे हैं। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी। और कैसे आपने शुरू किया ये करियर? मैंने ये करियर शुरू किया था आज से 9 से 10 साल पहले। मुझे बहुत शौक था कि मैं नेल्स मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे। स्पेशली नेल एक्सटेंशन की बात करें या अगर हम नेल्स देखते थे तो मुझे लगता था कि इंडिया में हमारे पास कहीं पर भी ये हम लोग नहीं करवा पाते। तो एक बार मैं सिंगापुर गई हुई थी। तो सिंगापुर में मैंने जाके देखा कि मुझे नेल एक्सटेंशन कराने हैं। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। बट उस लेडी के पास बाय चांस उस वक्त बहुत स्लॉट्स थे और उसने बिल्कुल मुझे साफ मना कर दिया। फिर मेरी बहुत रिक्वेस्ट करने पे उसने मेरे को बोला, अगर मेरा नेल स्टूडियो नेल स्पा खुलते ही सबसे पहले अगर आप बाहर खड़ी हुई मुझे मिलेंगी तो मैं आपके नेल्स करूंगी। तो मुझे इतनी ज्यादा मतलब इतना मुझे पसंद थे नेल एक्सटेंशन कैसे होता है ये जानना समझना। तो सुबह सुबह को मैंने अपनी मतलब पूरी रात में पैकिंग वैकिंग करके मैं वहां पहुंच गई और मैं उनके स्टूडियो खुलने से पहले ही वहां पर खड़ी हुई थी। तो शी वॉज ऑल्सो लाइक कि दिस लेडी रियली वॉन्टेड टू गेट इट डन, मतलब आपको जरूरी था कि कराना ही है। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने एक्रेलिक नेल्स देखे थे और अपने मेरे नेल्स एक्रेलिक नेल्स हुए थे। तो जब मैं वहां से वापस आई तो मेरे नेल्स इतने अट्रैक्टिव लगते थे। सब पूछते थे क्या ये रियल है या फेक है। तो मुझे लोगों को बताती थी कि दिस इज परमानेंट नेल एक्सटेंशन, ये नेल एक्सटेंशन परमानेंट है। तो वो हमसे पूछते थे कि ये कैसे होता है, पर उसका जवाब नहीं था मेरे पास क्योंकि मैं सीख के नहीं आई थी। फिर मैंने यहाँ सर्च किया, जैसे दिल्ली में मैम है गुरप्रीत सेबल मैम है, उन्होंने काफी हद तक के नेल्स का पूरा जितना भी नेल स्पाज है और बहुत ट्रेनिंग्स दी हैं। तो उनकी एकेडमी मैंने ज्वाइन की सबसे पहले। मेरा कोई स्टूडियो जब तक के नहीं खुला था, मेरा कोई सैलून नहीं था। मैं स्पेशली गई नेल सीखने के लिए। मैं वहां रुकी 15-20 दिन। मैंने नेल एक्सटेंशन का पूरा कोर्स किया वहां से। मैंने नेल के ऊपर सारा जितना था मतलब सब मुझे समझ में आना चाहिए कि किस तरीके के एक्सटेंशंस होते हैं। जैसे एक्रेलिक एक्सटेंशन, उस समय तक के जेल एक्सटेंशंस आ गए थे। अब तो बहुत सारे नए आ गए हैं कि आप फोम एक्सटेंशंस कहते हैं। बहुत सारे एक्सटेंशंस आ गए हैं। आपने अपना ब्यूटी सैलून यहाँ कब खोला? हमारा ब्यूटी सैलून तो मैंने खोला जब अपना नेल एक्सटेंशन का कोर्स कर लिया था। उसके बाद 2011 में मैंने अपना सैलून ओपन किया था। तो ये एक बहुत छोटा सा वेंचर था हमारा, स्टाइल्स हेयर ब्यूटी एंड नेल स्टूडियो। तो मैंने इसका नाम स्पेशली स्टाइल्स हेयर ब्यूटी एंड नेल स्टूडियो रखा था क्योंकि मुझे ये था कि मेरे को इन तीनों चीजों में स्पेशलाइज करना है, हेयर ब्यूटी और नेल्स स्पेशली। तो एक्सटेंशंस लोगों को पता लगा जब मैंने अपने वेबसाइट पे डाला कि वी डू एक्सटेंशंस। तो नेल एक्सटेंशंस हो गए, फिर वो हो गया आपके हेयर एक्सटेंशंस हो गए। फिर मैंने हेयर एक्सटेंशंस का स्पेशली कोर्स किया बामेन से। बामेन का अपना ब्रांड है। बामेन इज अ वेरी बिग ब्रांड ऑफ फैशन इंडस्ट्री, तो जिसके अपने हेयर एक्सटेंशंस आया करते थे। तो मैंने बामेन का स्पेशली दिल्ली में जाके फिर कोर्स किया। उसमें फ्यूजिंग कैसे होती है और उसको कैसे वो नॉड एक्सटेंशंस होते हैं। अब प्रेसॉन्स आ गए हैं, ईयर टू ईयर एक्सटेंशंस आ गए हैं, क्लिप ऑन एक्सटेंशंस आ गए हैं। तो कई तरीके के एक्सटेंशंस हैं जिसमें मैंने जाके थोड़ा सा वर्कआउट किया। तो मैंने एक्सटेंशंस को फिर यहाँ इंट्रोड्यूस किया। अब बहुत आपने देखा होगा आजकल का नया चलन है और स्पेशली न्यू ईयर्स पार्टीज दिवालीज में जनरली लेडीज जो होती हैं वो ब्लैक बालों में अपनी गोल्डन स्ट्रिप्स लगाई हुई हैं, सिल्वर स्ट्रिप्स लगाई हैं, मल्टी कलर हेयर हैं। किसी को ब्रीडिंग पसंद, जैसे कि ब्रेडिंग होती है, जैसे चोटी बनाते हैं हम लोग एक, तो उसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो सब कुछ चीजें मुझे बहुत न्यू लगी जो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस की। जबकि ब्रीडिंग के लिए हमारे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा नहीं है, पर बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जब आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हो ब्रीडिंग का तो ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ जाता है।
तो हमने फिर ब्रेडिंग किया, हेयर ब्रेडिंग की, और फिर मैंने कुछ और चीजें इंट्रोड्यूस की, जैसे आई लैश एक्सटेंशन है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे एक छोटा सा सेटअप था, फिर छोटे से सेटअप में मुझे लगा कि नहीं, मुझे ज्यादा स्पेस की जरूरत है। फिर मैंने अपने नए सैलून को, मतलब उसी सैलून को शिफ्ट किया एक ह्यूज एरिया में। दिस इज लाइक समवेयर अराउंड 2500 स्क्वायर फीट एरिया है जो मेरा सैलून है यहाँ। तो मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, तो बस ऐसे ही। इसके बाद फिर दूसरा सैलून आपने अलीगंज में खोला? जी जी, एक मैंने अभी जो एट प्रेजेंट मेरा एक सैलून है वो अलीगंज में है, आपका साहू एजेंसीज के बिल्कुल सामने मेरा एक सैलून है, स्टाइल्स के नाम से ही है, वो भी स्टाइल्स हेयर ब्यूटी एंड नेल स्टूडियो। और एक मेरा मेन सेटअप भी है। अच्छा। जहाँ जिस जगह पर मैं पहले काम कर रही थी वहां पर जो है वहाँ मेन सेटअप है हमारा, जैसे मेल सेक्शन हम लोगों ने वहां खोला है एक एड ऑन के लिए कि हमें मेल्स में भी जो है तो पार्टी मेकअप्स भी होते हैं, मेल्स के भी होते हैं, ग्रूम मेकअप होते हैं। तो आजकल तो लड़के भी स्टाइलिंग में और फैशन में कहीं से कुछ कमी नहीं है। तो इस पूरे आपके सब जो आपने बिजनेस शुरू किया, परिवार में किसका सबसे ज्यादा सपोर्ट है? सबसे ज्यादा सपोर्ट और स्टार्टिंग जिसने करवाई मेरे इस काम की वो थी मेरी बेटी, जिसने कि मुझे फर्स्ट एवर टाइम मेरे घर में परमिशन दिलवाई कि मम्मी भी काम करें। तो वो उसका सपोर्ट रहा। उसने अपने दादू से, मेरे ससुर जी से बात की थी और कहा था कि मुझे मम्मी को आप क्यों मना कर रहे हैं काम करने के लिए। तो उन्होंने बोला ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, और मम्मी घर पे हमारा ऑफिस देखती हैं, हमारा दवाइयों का काम है, तो मम्मी आके ऑफिस में बैठती हैं। पर वो दवाई वाला काम मुझे ऐसा लगता था वो मेरा पैशन नहीं था। और मुझे शुरू से लेकर ये था कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट हो आपको वो काम करना चाहिए। जैसे कि मुझे इंटीरियर्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना घर डिजाइन किया, फिर मैंने अपनी बिल्डिंग में कुछ चेंजेस करवाया, फिर मैंने कुछ ना कुछ मैं कर रही थी। फिर मैंने पेंटिंग्स बनाई, खूब सारी पेंटिंग्स बनाई, टेंजोर्स बनाई, वाटर पेंटिंग बनाई, वो भी सीखा। पर जब क्रिएटिविटी इतनी अंदर हो ना और आप कुछ नए पे नए करता जाओ, तो आपको हर बार लगता है कि मैं एक ये चीज और नहीं कर लूं, फिर ये चीज और नहीं कर लूं। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे अंदर ये होता गया कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने 3 ऑप्शंस रखे थे कि मैं बुटीक लाइन में जाऊं तो फैशन डिजाइनर का कोर्स करके उसमें प्रॉपर एक्सेल करूं, या मैं सैलून इंडस्ट्री में एक्सेल करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे फादर इन लॉ की पर्सनल एडवाइस थी कि अच्छा तुम ब्यूटी इंडस्ट्री में जाओ, क्योंकि उनको शुरू से ये था कि ब्यूटी इंडस्ट्री इज अ वेरी गुड नेम इन द, और लेडीज जो है वो हमेशा अच्छे से तैयार होना पसंद करती हैं। हर लेडी को अच्छे अच्छे कलर्स चाहिए, हेयर कलर चाहिए, उनको सुंदर दिखना होता है, मेकअप चाहिए। तो कई चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से लेकर मैं इस इंडस्ट्री में और इन्वॉल्व होती गई। तो अच्छा, मतलब आपकी बेटी आपको लाई? मेरी बेटी ने मेरे घर में पुश किया मेरे फादर इन लॉ को कि आप मम्मी को काम करने दीजिए। तो आपकी शादी बहुत पहले हो गई? जी जी जी, मेरी शादी बहुत पहले हो गई थी। कैसे हो? शादी के बारे में कुछ बताइए। ये शादी के बारे में तो बहुत लंबी स्टोरी है, शॉर्ट में बताइए। मैं एक सिंधी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड पंजाबी थे, तो मेरे घर में ऑब्वियसली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। मेरे पापा को पसंद नहीं था कि लड़की किसी और मतलब कास्ट में जाके शादी करे, जबकि सिंधी पंजाबियों की तो शादी अब बहुत नॉर्मल हो गई है, बट आज से 22 साल पहले नहीं थी, 20 से 22 साल। तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये बता दिया, तो ये भी आपको बता दूं कि मेरी शादी को कम से कम 20 से 22 साल हो चुके हैं। तो 22 years नाउ ऑफ आवर मैरिज। एंड हम लोगों ने शुरुआत की थी बिकॉज हम लोग स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले थे, तो हमारे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी सिर्फ, और हम इनके घर आया जाया करते थे। इनके घर में सबको मैं बहुत पसंद थी। और फिर मैंने अपने जब मम्मी पापा से बोला कि मुझे इनसे शादी करनी है, तो उन्होंने बहुत रिवोल्ट हुआ। फिर मुझे बाहर भेजा जा रहा था, आउट ऑफ इंडिया मेरी पूरी फैमिली सेटल्ड है बाहर ही, तो मुझे बाहर भेजा जा रहा था, टिकट्स आ गई, सब हो गया। बट शायद ऊपर वाले को नहीं पसंद था, तो उन्होंने किसी तरीके से लेकर, थोड़ा उनका सपोर्ट रहा और मेरा थोड़ा सा रिवोल्ट रहा। तो खैर एनी हाउ, बट ये है ना कि अमित की, मेरे हस्बैंड की फैमिली जो है वो बहुत सपोर्टिव रही शुरू से लेकर, मुझे एक्सेप्ट करने से लेकर काम करने देने तक के, और आगे आज भी। मतलब मैं हमेशा इस चीज के लिए थैंक्स बोलूंगी अपनी फैमिली का, और अमित का स्पेशली, जिसने मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं। अमित जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी हैं। जी जी जी। तो कोमल जी के जो बहुत सुंदर सुंदर फोटो देखते हैं उनमें अमित का क्रेडिट बहुत है।
अमित का क्रेडिट बहुत है, और अमित खुद भी जो है ही इज़ अ फन लविंग पर्सन। तो उनका जो इस वजह से भी है कि फैशन इंडस्ट्री में उनकी एंट्री भी मेरी वजह से हुई फिर, क्योंकि मैं जा रही थी दिल्ली अपने कोर्सेज के लिए, तो मैंने मेकअप का कोर्स किया, नेल्स का कोर्स किया, तो मुझे हमेशा वो अकम्पनी करते थे, मतलब मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ा और हमेशा मेरे साथ रहे। तो मैं कहती थी जब मैं 15-15, 20-20 दिन या 1.5 महीने का कोर्स कर रही हूँ, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे। तो मुझे शुरू से पता था कि अमित को फोटोग्राफी बहुत पसंद है। तो उसी टाइम पे मैंने अमित के साथ, दोनों ने ये डिसाइड किया कि मैं दिल्ली में कोर्स करूंगी अपना और आप दिल्ली में कोर्स करिए। तो उन्होंने राहुल दत्ता जो है बहुत लीडिंग फोटोग्राफर है, उनकी एकेडमी, उनका स्टूडियो ज्वाइन किया था। तो उन्होंने वहीं से फिर पूरा कोर्स किया, जो आपका फोटोग्राफी का कोर्स है वहां से किया। और वो फेज भी बड़ा डिफरेंट फेज था कि जब मैं अपने दोनों बच्चों को यहाँ छोड़ के गई थी अपने इन लॉज के पास, तो उन्होंने मेरे बच्चों का पूरा ध्यान रखा। और हम और अमित बाहर जाके हम लोगों ने कोर्स किया दिल्ली में, और हम लोगों ने, मतलब हम लोगों को एक फिर से लेकर एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि हम लोग फिर कॉलेज और स्कूल गोइंग हो गए हैं, क्योंकि मैं अपने काम पे सुबह चली जाती थी, वो अलग चले जाते थे, फिर शाम को हम लोग फिर वापस वैसे ही मिलते थे। अच्छा आप कहाँ हैं, अच्छा आप कहाँ हो, तो हम लोग कभी कैनॉट प्लेस पे मिल रहे हैं या हम कभी कहीं मिल रहे हैं, तो शाम को एक जो फिर से मिलते थे, तो ऐसा लगता था सुबह से आज हम लोग कितने अलग अलग, कॉलेज वाली फीलिंग आने लगी कि मतलब फिर वही होता था। सुबह 9 बजे मुझे एकेडमी ज्वाइन होती थी मेरी, इनकी 10 बजे की एकेडमी थी, तो दोनों जल्दी जल्दी तैयार होके भागते थे अपने अपने स्कूलों के लिए। तो स्कूल कॉलेज वही सब छोटी छोटी चीजें, कुछ यादें हैं। एक चीज जो आपने अभी शुरू की, जो चर्चा में था, कि आपने जो काले लोग हैं, जो रंग भेद की नीति का शिकार होते, उनके लिए जो मेकअप शुरू किया, उसका क्या कारण था, कैसे? तो एक्चुअली जब आप मेकअप सीखते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप डिफरेंट कलर्स पे कैसे मेकअप करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हमें मेकअप आर्टिस्ट को ये जरूर पता होना चाहिए कि आपका अंडरटोन कलर क्या है, राइट। तो पहले ही तो मेरा इंटरेस्ट पर्सनली शुरू से ये रहा है कि जो भी एक नेचुरल कलर है इंसान का, वो उसको उस चीज में प्राउड फील होना चाहिए। चाहे वो डस्की कलर है, चाहे वो बहुत फेयर है, चाहे वो येलोइश टिंच पे है, चाहे वो आपका बहुत डार्क कलर क्यों ना हो, तो वी शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ आवर कलर। एंड स्पेशली व्हेन देर इज लाइक, हम लोग इस जगह जहाँ रह रहे हैं, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पर आप जानते हैं शुरू से लेकर हम लोग कितने स्टार्टिंग में लाइक काले गोरों में भेद करते आए हैं। और आप अगर देखें तो अफ्रीका में भी काफी जगहों पर ऐसा हुआ जहाँ पर ये विवाद हुआ। अभी रिसेंट अभी आपका ट्रम्प का भी आपने देखा कि ब्लैक पीपल, तो वो जब सब कुछ चीजें चल रही थी, तब उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि उन लोगों की गलती नहीं है कि उनकी स्किन का कलर ऐसा है, वो जिस देश को बिलोंग करते हैं वहां का कलर ऐसा है, वहां पर लोग ऐसे, और उनको बनाया भी उसी गॉड ने, उसी ऊपर वाले ने जिसने हमें बनाया है। तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि जो डार्क कलर वाले लोग हैं उनसे हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करें, उनको हम बिल्कुल भी, हमें कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हम उनको कहीं से अच्छा फील नहीं करा रहे हैं। या अगर मैं तो सबसे कहना चाहूंगी, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत बेटर है। इनफैक्ट आप कभी भी किसी, जैसे हर आदमी कहता है कि हम शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं तो हमें गोरी लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। गोरा और काला ये डिसाइड नहीं करता आप कितने अच्छे ह्यूमन बीइंग हो। तो सबसे जरूरी है कि आप इंसान अच्छे बनिए, चाहे आपका कलर डार्क है या वाइट है। और मैं तो आज की तारीख में आपको ये बताना चाहूंगी कि डस्की ब्यूटी तो इतनी इन है, जिसको हम लोग कहते हैं सनकिस्ड ब्यूटी, टैन ब्यूटी होती है। लोग जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं अपनी बॉडी को टैन करने के लिए, वो लुक लेने के लिए, जो हमारा कल्चर में है। यहाँ पर इस वक्त हम लोग उस चीज को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। पर आज जो हमारी स्किन कलर है, हम लोग डस्की में आते हैं, हम लोग न्यूट्रल कलर टोन्स में आते हैं। और मेरा पर्सनल मानना ये है, जब मैं मेकअप करती हूँ तो मैं अपनी सारी ब्राइड्स या मेकअप आर्टिस्ट जितने होते हैं उनको भी यही करना चाहिए। एक नॉर्मल कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने जितने मेकअप्स होते हैं, मेरी मेकअप आर्टिस्ट जितने लोगों से बात होती है, मैं सबसे एक कहती हूँ कि आप क्या अपने नेचुरल टोन पे बिलीव करते हो, तो आप कितना % लिफ्ट चाहते हो। मतलब उनसे जब मैं ये पूछती हूँ तो मुझसे कहते हैं नहीं मैम, हमें न्यूट्रल चाहिए जो हमारा कलर टोन है। तो आई रियली रिस्पेक्ट देयर डिसीजन कि वो लोग अपने जो भी कलर होता है उसमें एक स्मूथनेस चाहते हैं, मेकअप अच्छा चाहते हैं, अपने कलर टोन को बैलेंस करना चाहते हैं। पर जैसे मैंने देखा है काफी जगहों पे, आप पंजाब, दिल्ली, इधर उधर चले जाइए तो वहां का ट्रेंड बहुत अलग है मेकअप का। वहां लड़की को एकदम से लेकर 5 टोन अप करके गोरा दिखा दिया जाता है, बहुत हैवी लुक कर दिया जाता है, फेस में मैच्योरिटी आ जाती है। काफी बार ऐसी कुछ चीजें होती हैं
बट हमारे लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आज अगर उनका कलर टोन है, अगर हम उस पे ही अपने बेसिस ऑफ फाउंडेशन रखते हैं या उसी पे वर्क करते हैं, उनके जो भी पिगमेंटेशन है, उनको फ्रैकल्स हैं या कुछ भी चीज है उसको छुपाने के लिए, तो वो हम लोगों को बहुत ध्यान रखने वाला है कि हमें एक डार्क स्किन के ऊपर मेकअप कैसा है, मतलब वो नेचुरलिटी। तो मैं नेचुरल मेकअप पे ज्यादा बिलीव करती हूँ और मैं हमेशा अपनी ब्राइड्स को भी यही कहती हूँ कि मैं आपको सिर्फ 1 या 2 नंबर लिफ्ट दूंगी। जैसे अगर आप एक 18 पे हैं तो मैं आपको 20 तक के ले जाऊंगी, या अगर आप 24 और 25 में मैं पर्सनली नहीं बिलीव करती हूँ अनटिल एंड अनलेस किसी की पर्सनल चॉइस पे हो कि नहीं मैम मुझे बहुत गोरा दिखना है। और एक कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि होती हैं मेकअप करते वक्त, तो वो क्या है कि काले लोगों पे एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक लोग कर जाते हैं, मतलब जिसका कलर डार्क है वो एकदम से हेवाय फाउंडेशन का कलर चेंज कर देता है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपने फाउंडेशन के कलर को एकदम से लिफ्ट नहीं ले जानी है। इसका तरीका होता है, आप देखते होंगे काफी लोग हैं जिनको मैं ये एडवाइस भी देना चाहती हूँ जो डार्क कलर टोन्स हैं। आप कभी भी कोई भी फाउंडेशन खरीदते हो और अगर वो आपकी स्किन टोन मैच नहीं कर रहा होता तो आप लगाते तो वो फाउंडेशन, उसके थोड़ी देर बाद आपकी स्किन ग्रे टर्न होने लगती है। तो आप कोई भी जने को गोरे से मतलब काले से एकदम से गोरे पे लेके जाना चाहते हैं तो वो चीज की पॉसिबिलिटी, मतलब ऐसे ये प्रोसेस नहीं होता है। उसके लिए प्रोसेस अलग होता है। उसके लिए हम लोगों को अपने कंसीलर पे वर्क करना पड़ता है, प्राइमर के साथ हमें कंसीलर कैसा यूज करना है, हम कंसील पहले करते हैं आपके फेस को और उसके ऊपर हम मिनिमम फाउंडेशन लगाते हैं। और फाउंडेशन आपको कैसे सिलेक्ट करना है इसकी भी अलग अलग तरीके की पहचान होती है। सॉरी। तो फाउंडेशन पसंद करने के लिए भी वो अलग अलग तरीके से आप फाउंडेशन को पसंद करिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि आप एकदम से लेकर कोई एक नया फाउंडेशन लेना चाहते हैं तो आप कैसे खरीदेंगे, तो उसके क्या होता है, फाउंडेशन की कुछ टेस्टिंग्स होती हैं। आप अपने स्किन पे दोनों साइड पे, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगी नेक एरिया पे, स्किन एरिया पे, दोनों साइड पे आप अपनी स्किन से मैचिंग के 2 कलर्स लीजिए, जो कि आपको कहीं भी आप खरीदने जाते हो तो वहां पर आपको मेकअप एडवाइस जो करते हैं वो लोग भी रहते हैं, आपको सजेस्ट कर लेते हैं कि आपके स्किन पे ये कलर जाएगा। बट आपको बहुत श्योर होना है कि आपकी स्किन पे क्या कलर जाएगा। उसके लिए आप एक पैच टेस्ट होता है, इसको कहते हैं हम लोग पैच टेस्ट, ये जरूर करें। आप एक तरफ साइड पे चीक बोन पे यहाँ पर एक छोटा सा एक डार्क कलर लगाइए जो आपकी स्किन के मैचिंग कलर है और उससे 1-2 कलर लिफ्ट लगाइए। आप दोनों कलर लगा के थोड़ी देर छोड़िए और देखिए कि आपको दोनों में से कौन सा सही लग रहा है जी। उसके अलावा देखिए कुछ थोड़ी सी टेक्निकल चीजें भी हैं, जैसे वार्म टोन और कूल टोन्स। अब हम लोगों की स्किन वार्म टोन पे है या कूल टोन पे है, इसको जज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जनरली इंडिया में हम लोगों ने ये देखा है जितने भी हम लोग व्हीटिश कलर हैं या आपका थोड़ा सा येलोइश टिंच पे है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वार्म टोन कलर्स हैं हमारे। तो हम उस पे ये भी जज करते हैं। उसको कई तरीके होते हैं जज करने की, आपको कपड़ा आपके ऊपर कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। सपोज आप रेड कलर पहने वो ज्यादा अच्छा लगता है, या आप येलो और मस्टर्ड में जाते हो वो कलर ज्यादा अच्छा लगता है, या आपके ऊपर ब्लैक कलर अच्छा लग रहा है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके कलर डिफरेंसेस को पता करती हैं कि वार्म है आपका स्किन टोन या कूल है। काफी लोगों को टैनिंग होती है तो उनके फेस का कलर अलग होता है, गले का कलर अलग होता है, बॉडी कलर अलग होता है। तो हमें कुछ छोटी छोटी उन माइन्यूट चीजों का भी ध्यान रखना है जब आप मेकअप करते हो। तो काफी लोग होते हैं, क्या होता है ना, वो फेस पे यहाँ किया, उन्होंने पूरा फेस कवर किया, उन्होंने गला नहीं कवर किया। अब साथ में अगर आप फेस अलग दिख रहा है, वो बहुत मास्क लुक होता है। आपको मास्क नहीं लगाना है मेकअप करते वक्त, आपको अपने गले के साथ अपने कान मैच करना है और कानों पे भी बहुत ध्यान देना है, जो काफी मेकअप आर्टिस्ट भूल जाते हैं कि करते करते। तो लेडीज अक्सर कहती हैं कि हमारा तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स आती हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब आप शादी या कहीं एंगेजमेंट होते हो तो आपकी प्रोफेशनल पिक्चर HD कैमराज होते हैं, हाई डेफिनेशन कैमराज है, वो आपका राज खुल जाते हैं, वो सारे राज खोल देते हैं। वो क्या होता है, वो इतने राज उसमें खोल देते हैं कि वो आपको दिखा देते हैं कि ये आपका आईलैश सही नहीं है, यहाँ मेकअप देखिए ये लाइन दिख रही है, या आपको इस तरीके की कोई भी चीज होती है तो वो आपके सारे राज खोल देता है। जो मेकअप है वो फोटो के हिसाब से करना चाहिए कि नहीं, वो भी बहुत जरूरी है कि आपका मेकअप, परफेक्शन ऑफ मेकअप एक्चुअली क्या है, बहुत छोटी छोटे माइन्यूट डिटेल्स होती हैं। जैसे हमको अपनी लैश लाइन है, अब लैश लाइन के कितने करीब आपको शैडो
एप्लीकेशन करना है, या आपको अपना काजल की स्मर्जिंग कैसे करनी है। काफी लेडीज के साथ एक प्रॉब्लम होती है, जो लोग कंप्लेन हमसे आके करते हैं, हमने मेकअप कराया था, हमारी आईलैश साइड से निकलने लगी। बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है कि हमको बहुत उस पर काम करना होता है कि लैश हमारी, जब हम ब्राइड को या किसी को भी तैयार कर रहे हैं या लाइट मेकअप भी कर रहे हैं, तो हमारे उस बंदे को ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जैसे कि 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद मैम लैशेस तो निकल के बाहर आ रही थी। तो ये सब चीजें हो गई, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, कवरिंग के टाइम पे हमें बहुत देखना है, काफी लेडीज की बड़ी पफी आईज होती हैं, जैसे हम, मुझे भी थोड़ा सा साइनस की प्रॉब्लम रहती है, तो जिसको साइनस की प्रॉब्लम है तो उसकी पफी आईज रहती है, किसी की होडेड आईज है, किसी की इन डेप्थ लाइक यू नो, किसी की आंखें बहुत डीप संक्ड होती हैं। तो हर आई के हिसाब से लेकर, ड्रूपिंग आईज के हिसाब से लेकर, मोनोलिड आईज के हिसाब से लेकर, हर तरीके की आंखों का मेकअप एक अलग होता है। मतलब आप हर मेकअप एक ही तरीके का मेकअप अब सब आंखों पे नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से जैसे ड्रूपिंग आईज है तो उसको लाइनर लगाने का तरीका अलग है, उसके हिसाब से लेकर आपको लाइनर हमेशा थोड़ा लिफ्ट करके लगाना चाहिए, आपको ऊपर उठा के लगाना चाहिए। अगर आपकी बहुत डीप संक आईज है, आपकी प्रोट्रूडिंग आईज है, तो उसका लाइनर लगाने का तरीका अलग है, उसका शैडो एप्लीकेशन जो होता है उस पर हम लोग को कैसे वर्क करना चाहिए। देखिए, ट्रेंड तो ये कहता है कि आप जो भी कलर यूज कर रहे हैं, ट्रेंड कीप्स ऑन चेंजिंग, तो जिसको बहुत सटल कलर्स पे वर्क करना होता है वो लोग अर्दी कलर्स पे जाते हैं, जैसे कि ब्राउन और क्रीम के टोन्स पे जाते हैं। जनरली मैंने ये देखा है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा लड़कियां का क्या करती हैं, काजल स्मर्जिंग कर देती हैं, हल्का सा ब्लैक, बिकॉज लोगों का आजकल स्मोकी का बहुत चार्म है। और स्मोकी करने के एक नहीं 150 तरीके हैं। स्मोकी आई मेकअप में इतना एक्सपेरिमेंट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है, जो मैंने थोड़ा सा देखा है लोग कम करते हैं, वो है मेकअप, और मेकअप के साथ उसकी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कौन सा कॉन्ट्रास्ट कलर आप यूज कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। आप हेवाई कलर्स नहीं यूज कर सकते। काफी लोग होते हैं जिनको मेकअप सेंस नहीं होता, वो क्या करते हैं, डार्क कलर्स की फिलिंग अंदर कर देते हैं, लाइट कलर्स से शेडिंग बाहर दे देते हैं, पर वो भी एक स्टाइल है मेकअप का, उसको मैं गलत नहीं बोलती हूँ। जिसका जो जैसा होता है, रेनबो, ट्राई कलर, 4 कलर मेकअप, वो फैंटेसी मेकअप है, दैट इज ऑल क्रिएटिव मेकअप। उसमें तो आप फिर जाते हो, अगर तो आप फैंटेसी मेकअप में तो आपके देयर इज नो लिमिट ऑफ मेकअप। बट अगर हम एक बेसिक मेकअप की बात करते हैं, जैसे हम पार्टी मेकअप की बात कर रहे हैं, या हम कहीं मैरिज के मेकअप की बात कर रहे हैं, उन जगहों पे अपनी प्रेफरेंसेस वैसे बहुत जरूरी है। काफी लोगों को ये लगता है कि मैम मेरे ड्रेस का कलर ये है, तो मैं रेड कलर की अगर ड्रेस पहनी हुई हूँ तो मुझे उस पर रेड कलर का ही मेकअप चाहिए। तो यहाँ मैं उन लोगों को समझाना चाहती हूँ, अगर आप रेड कलर की ड्रेस पहने हैं तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आप अर्दी शेड्स में, जैसे कि ब्राउन हो गया, कॉपर हो गया, ब्लैक ब्लेंडिंग हो गए, आप इस तरीके के भी मेकअप्स पे जाइए। इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आपने रेड पहना है तो आपको रेड आई वर्क ही चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी ब्राइड के लिए भी नहीं है, कोई पार्टी मेकअप में भी मैं ये सजेस्ट नहीं करती। आप ब्लू कलर पहने हो तो आपको ब्लू कलर का ही मेकअप चाहिए, नहीं, हो सकता है ब्लेंडिंग सिर्फ जो है आप ब्लैक से कर रहे हैं, आप उसको स्मोकी इफेक्ट दे रहे हैं, आप टिंच ऑफ ब्लू उसको एज अ सेंटर पॉइंट, मतलब जो ब्लेंड होता है वो आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप ब्लू लाइनर ऐड कर सकते हो, या आप अपनी कोई अच्छी सी काजल पेंसिल जो कि ब्लू कलर में है उसको कहीं ना कहीं आप ब्लू का टिंच ऐड कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है, ब्लू ऐड करना एसेंशियल है या नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना ब्लू यूज करना चाहते हो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ब्लू आप पूरी तरीके से करना चाहते हो, अब आपकी ड्रेस पूरी ब्लू है, आप कॉन्ट्रास्ट में पिंक कलर का मेकअप ले रहे हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस पे होता है। बट बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट, मैं फिर यही कहूंगी सब लोगों को कि जो भी लोग मेकअप करवाते हैं, ट्रस्ट योर मेकअप आर्टिस्ट फॉर दैट मैटर, और अपनी चॉइस उनको जरूर बताइए प्लीज, क्योंकि आपके लिए आपका सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। उसी तरीके से लेके एक मेकअप आर्टिस्ट के लिए उसके क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। और शायद यही रीजन है कि मैं अपने हर मेकअप से पहले, चाहे वो लाइट मेकअप है, चाहे वो पार्टी मेकअप है, चाहे वो एंगेजमेंट मेकअप है, मैं जरूर एक कंसल्टेशन, एक छोटा सा कंसल्टेशन मेरा जरूर होता है मेरी ब्राइड्स के साथ, आप किस तरीके का मेकअप चाहते हो। फिर मैं उनको ऑप्शंस देती हूँ, ऑप्शन नंबर 1 ये, ऑप्शन नंबर 2 ये, ऑप्शन नंबर 3 ये है। तो अगर वो कहीं कंफर्टेबल होती हैं तो वो मुझे बताती हैं, नहीं तो वो मेरे ऊपर पूरी तरीके से छोड़ देती हैं और मुझसे कहती हैं आपको मैम जो सही लगे करिए। पर वो मुझे सिर्फ एटलीस्ट ये बता देती हैं कि उनको जो मेकअप करना है वो लाउड करना है या सटल में जाना है, आई वर्क उनका लाउड होना है या सटल होना है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मुझे आगे से आगे ब्रीफिंग देती हैं और इंस्पायर करती हैं। मेरे जितने क्लाइंट्स हैं उनको भी फिर मेरा काम ज्यादा बेटर लगता है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू साथ में सो ये मच। कि कोमल जी से हमारी बातचीत आपको कैसी लगी ये ज़रूर हमें बताएं अपने कमेंट बॉक्स में, और फिर हम किसी नए टॉपिक पे कोमल जी से दोबारा जल्दी ही बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, आपको बहुत थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू।